नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबकी मैराथन क्लास है और सभी बच्चे लाइव आ जाएं, क्लास अटेंड कर लें। और जैसा कि मैंने लिखा है, मैराथन क्लास है, पेपर से पहले ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपके पेपर में वो प्रश्न ज़रूर ही आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इन्हीं प्रश्नों से आपके पेपर में आएंगे। और बच्चों, पेपर देने के बाद आप सब मुझे कमेंट में बोलना कि मैम प्रश्न आया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और इसी के जस्ट बाद एक मैराथन क्लास और आएगी, जिसका सेकंड पार्ट होगा, इसी का सेकंड पार्ट होगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर से पहले ये दोनों वीडियो देख लेना। और इसके पहले जो मैराथन क्लास चली थी 2 दिन पहले, वो भी आप सब देख लेना और रिवीजन कर लेना। अभी बहुत समय है, पेपर से पहले इन सभी टॉपिक को, इन सभी वीडियो को कवर कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का प्रश्न है आपका, जो उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो सरकारी प्रयास हैं, इन सभी सरकारी प्रयासों के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आप कंज्यूमर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो प्रयास, जो भारत सरकार द्वारा जो नियम लागू किए किए गए, जो योजनाएं लागू की गई, इन सभी योजनाओं को भी आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कंज्यूमर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जरूर आपके पेपर में इन सभी योजनाओं से एक प्रश्न जरूर आएगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, श्रेणीकरण। जो श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम है, जो 1937 में लागू हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले यह जो श्रेणीकरण का व बाजार अधिनियम लागू हुआ, वो 1937 में लागू हुआ था। किसने लागू किया था? अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या था। इस अधिनियम को सरकार द्वारा सन 1937 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? सन 1937 में पारित किया गया। और इस अधिनियम के आधार पर उपभोग वस्तुओं और उनके स्तर के अनुसार जो श्रेणी प्रदान की जाती है, जो उपभोग की वस्तुएं हैं और उनका जो क्वांटिटी स्तर है, जो मात्रा है, और जैसे फर्स्ट स्तर की वस्तु है, सेकंड स्तर की वस्तु है, उसी के अनुसार श्रेणी प्रदान की गई। यह श्रेणी देने का काम ऐच्छिक संस्था द्वारा किया जाता है। इन ऐच्छिक संस्थाओं के पास कृषि उपज सलाहकार का एक अधिकार प्रमाण पत्र होता है। बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आप सब लाइक नहीं करते हो, ऐसा ना किया करो। आपकी टीचर आपसे कुछ नहीं मांगती हैं, सिर्फ आपसे लाइक और सब्सक्राइब ही बोलती हैं, तो आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हो। ओके, तो प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जो ऐच्छिक संस्थाएं होती हैं, जो श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो ऐच्छिक संस्थाएं होती हैं, उनके पास एक कृषि उपज सलाहकार का एक अधिकार प्रमाण पत्र होता है। और ये जो संस्थाएं होती हैं, समय समय पर वस्तुओं का निरीक्षण करती हैं। और जो ये संस्थाएं होती हैं, इनके द्वारा जो वस्तुएं होती हैं, इनका निरीक्षण होता है। और इस नियम के अंतर्गत दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं आती हैं। अगर प्रश्न बनता है, श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम जो 1937 में पारित हुआ था, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो दूध से बनी वस्तुएं आती हैं, फल आते हैं, सब्जी आती है, अंडे आते हैं, आटा, वनस्पति, चावल, गेहूँ और गुड़, तंबाकू, कच्चा चमड़ा, फलों से बने पदार्थ, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आता है आपका, जो कृषि उपज वर्गीकरण एवं विपणन अधिनियम है, वो भी सन 1937 में ही लागू हुआ था। इस अधिनियम का क्या कार्य था, उसकी क्या पहचान है, इसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के मार्केटिंग तथा निरीक्षण द्वारा एगमार्क प्रमापीकरण स्तर स्थापित किया गया। जो एगमार्क प्रमापीकरण स्तर है, उसे भी इसी में स्थापित किया गया था सन 1937 में, जिसके अंतर्गत अनाज, मसाले, तेल, बीज, मक्खन, घी, फल या अंडे आदि की गुणवत्ता तथा शुद्धता की जांच कर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता था। इन स्तरों का प्रयोग पैकिंग के समय होता था तथा ऊपर एगमार्क का निशान लगा देता था। और ये श्रेणी
जो ये श्रेणियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि एक होता है तो नंबर के अनुसार होता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इस नंबर वाइज़ होता है एक श्रेणी, और दूसरी श्रेणी होती है जिसमें जैसे कि मैंने अभी बताया, फल है, विशिष्ट फल है, मक्खन है, बहुत विशिष्ट पदार्थ है। तो एक उत्तम क्वालिटी होता है, एक विशिष्ट क्वालिटी होती है, एक साधारण होती है, एक ठीक क्वालिटी होती है। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी सरकारी प्रयास में आपका नेक्स्ट अधिनियम पारित हुआ जो 1939 में पारित हुआ था। ये कौन सा अधिनियम था? जो भार एवं माप स्तरीकरण का नियम था, ये 1939 में, मार्च में 1939 में पारित हुआ था। इसमें क्या हुआ? मार्च 1939 में भार तथा माप के लिए एक सी इकाइयों के प्रयोग हेतु यह अधिनियम बनाया गया, जिसे भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम सन 1939 अर्थात स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड साइज एक्ट, ये अगर फुल नेम आ जाता है, SWSA का क्या फुल नेम है? तो स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड साइज एक्ट होता है। सन 1939 में इसे नाम दिया गया, किंतु जब हमारा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर यह प्रभावी नहीं हो पाया। जब विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो यह प्रभावी नहीं हो पाया। इसके बाद 1 जुलाई सन 1947 को प्रमाणित वजन तैयार कर इसे मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत प्रभावी किया गया, और भारत में अक्टूबर सन 1960 से मीट्रिक प्रणाली होती है, इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। याद रखना, अपने भारत देश में जब आपका देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद कम से कम 47 में 13 वर्ष के बाद आपका ये मीट्रिक प्रणाली जो नाप की इकाई है, इसे लागू किया गया पूरे भारत देश में। ओके, फिर औषधियाँ तथा मादक पदार्थ अधिनियम। जो औषधियाँ आप सब जो दवाइयाँ लेते हैं, ये औषधियाँ जो हैं, इनके प्रति जो अधिनियम पारित हुआ वो 1940 में पारित हुआ। ये सारे अधिनियम याद रख लेना। इन अधिनियम से एक प्रश्न जरूर आएगा, मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ। तो बच्चों, आप सब जरूर इसे पूरा रिवीजन करना और अधिनियम जरूर याद रखना। और बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। जब 1940 में यह औषधीय तथा मादक पदार्थ अधिनियम लागू हुआ, तब नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इस कानून के अनुसार आप कैसे लिखेंगे। तो इन शब्दों को अनुसरण करें, याद करें। कानून के अनुसार मादक पदार्थ एवं औषधियों के गुणों की जांच की जाती है। यह नियम देश में निर्मित तथा आयात किए दोनों प्रकार के मादक पदार्थ तथा औषधियां हेतु हैं। जैसे मादक पदार्थ, जैसे नशीले पदार्थ भी होते हैं मादक पदार्थ में, ठीक। तो इस अधिनियम के अनुसार उत्पादनकर्ता को उत्पादित वस्तुओं पर लेबल लगाना आवश्यक होता था, तथा उस लेबल पर क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना है। मैंने लेबल के बारे में बताया है, अच्छे लेबल की पहचान बताई है। तो ये सब आप याद रखना, पेपर में ज़रूर आएगा। वस्तु का संगठन, किस से मिलकर बनी है वो वस्तु, इसके बारे में, उसकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में क्या इसमें प्राप्त है, ये वस्तु का संगठन होता है। और प्रयोग करने की विधि भी होनी चाहिए औषधि में, निर्माण विधि होनी चाहिए, प्रयोग करने की अंतिम तिथि भी होनी चाहिए, वस्तु का मूल्य भी होना चाहिए, मात्रा की जानकारियाँ भी देना आवश्यक होता है। ऐसा ना करें पर जो दंड का प्रावधान है वो भी होता है। अगर ये सारी जानकारियाँ उस लेवल में नहीं है, जो औषधियाँ हैं उस लेवल में ये सारी जानकारियाँ नहीं है, तो इसके उपरांत अगर ये जानकारियाँ उस उत्पादनकर्ता की औषधियों में नहीं पाई जाती है, तो ऐसे में उसे दंड का प्रावधान भी है। उस दंड के बारे में जानते हैं। 1 मिनट बेटा, गर्मी बहुत है। तो दंड में क्या दिया जाता है? जैसे निर्माण अधिकार सरकार छीन सकती है। जो उत्पादनकर्ता उत्पादन कर रहा है औषधियों का, उसका अधिकार भी छीना जा सकता है, कारावास का प्रावधान है, उसे जेल भी हो सकती है, और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, ऐसे लेवल नहीं मिलने के बाद। ठीक है। उसके बाद भारतीय मानक संस्था क्या है? मैंने भारतीय मानक संस्था के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है आप सबको, तो यहाँ भी देख लें शॉर्ट में आप सब। यह कोई अधिनियम नहीं है, किंतु एक प्रतिष्ठा संस्था है। क्या है? अधिनियम तो नहीं है, परंतु एक प्रतिष्ठा संस्था होती है
जिसकी मोहर की वस्तु की गुणवत्ता की पहचान है। एक मोहर होता है, जैसे कि आप सबने देखा होगा ISI का मोहर लगा होता है। तो जो ISI का मोहर होता है वो भारतीय मानक संस्था के द्वारा लगाया जाता है, और यह जो गुणवत्ता की पहचान के लिए लगाया जाता है, ये मोहर होती है। और सन 1947 में इसकी स्थापना की गई। इसने अपना कार्य सन 1952 में प्रारंभ किया। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तभी इसकी स्थापना की गई, पर यह हमारे देश में कार्य करना सन 1952 में प्रारंभ किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अधिनियम, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। खाद्य अधिनियम जो होता है, मिलावट अधिनियम होता है, वो सन 1954 में लागू हुआ। यह अधिनियम 1 जून सन 1955 को लागू किया गया। फिर क्रमशः सन 1968 तथा 1973 में अगर आप सन का प्रयोग करेंगे या आप राइटर का प्रयोग करेंगे, जैसे परिभाषाएं किसी भी प्रश्न को कर रहे हैं, यदि परिभाषा है तो परिभाषा जरूर दें। डिफिनेशन देने के कारण जो एग्जामिनर होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, तो जब 1968 तथा 1973 में इस अधिनियम में सुधार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त जो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों के लिए न्यूनतम स्तर तय किया गया। जो इस न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता था उसे मिलावटी माना जाता था। जो न्यूनतम स्तर तय किया गया अगर उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है तो वो सभी जो भोज्य पदार्थ है वो मिलावटी माने जाते हैं। ठीक, उसके बाद आवश्यक वस्तुएं नियंत्रण अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यापारी या विक्रेता को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची तथा मूल्य सूची दुकान पर लगाना अनिवार्य होता है, और इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति सामान्य बनाने का प्रयत्न होता है। ठीक, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है सन 1986 में लागू हुआ था, इससे प्रश्न बहुत बनता है। तो बच्चों आप ये प्रश्न डिटेल में देख लें, और आप वीडियो भी जा करके मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जहां से आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके क्या उद्देश्य थे और ये किस किस पर लागू होता है, और ये सब आप जरूर देख लेना। ठीक, सन 1986 में यह एक प्रभावी अधिनियम है जो उपभोक्ता को संरक्षण देता है। यह जुलाई सन 1987 में प्रारंभ किया गया। इस नियम के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य के जीवन तथा संपत्ति के लिए हानिकारक होती हैं। उनके विरुद्ध उपभोक्ता को संरक्षण प्राप्त होता है। इस नियम के अंतर्गत जैसे कार्य करने में कुछ कठिनाइयां आई, तब सरकार द्वारा कार्यकारी जो होता है दल बनाया गया है, जिसने अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर सन 1991 में तथा फिर सन 1993 में इस नियम में परिवर्तन किए गए, और आज यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त देश में लागू है। इसके अंतर्गत उपभोग की समस्त वस्तुएं तथा सार्वजनिक सेवाएं आती हैं, जैसे रेल, डाक, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि आती हैं। बच्चों इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है, तो बच्चों सन जो 1986 अधिनियम है ये लागू हो चुका है इस समय आपके जम्मू कश्मीर में भी। ठीक, और डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? सन 1970 में पारित हुआ था। इसके द्वारा यदि शिकायत पाई जाती है तो विक्रेता का चालान किया जा सकता है। इस नियम का प्रयोग नाप तौल विभाग द्वारा किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि डिब्बाबंद वस्तुओं पर निम्न जानकारियां नहीं होती हैं, तो जो जानकारियां हैं वो जानकारियां नहीं पाई जाएंगी, तो इससे क्या होगा, जानकारियां देने के ऊपर नहीं है तो इंस्पेक्टर द्वारा निर्माता का चालान भी किया जा सकता है। ये जानकारियां आप याद कर लेना, कौन कौन सी जानकारियां डिब्बे के ऊपर होनी चाहिए। जैसे आप सब अचार खरीदते हैं, डिब्बे में बंद होता है, कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनको आप ले रहे हैं डिब्बे में होती हैं, तो डिब्बे के ऊपर इन सभी का मौजूद होना अनिवार्य होता है। जैसे कि वस्तु का नाम होना, पहचान चिन्ह होना, डिब्बे के अंदर वस्तु की मात्रा होनी, वस्तु निर्माण तिथि होनी। और आप सब अगर आप एक घर में आप तो रह रही हैं, तो आपके घर में तो तेल आता ही होगा, वनस्पति तेल, तो उसके डिब्बे के ऊपर देखना ये सब मौजूद होता है।
अगर ये सब मौजूद ना हो तो जो उत्पादन करता है उसके ऊपर चालान भी किया जा सकता है और उसकी जो फैक्ट्री है तेल निर्माण की, वो फैक्ट्री भी सील की जा सकती है, बंद की जा सकती है। ठीक। डिब्बे के अंदर वस्तु की मात्रा, वस्तु निर्माण तिथि होनी चाहिए, वस्तु प्रयोग की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, वस्तु का मूल्य होना चाहिए, उस पे निर्माण का जो निर्माता है उसका नाम और पूरा पता होना चाहिए। अगर दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड हो सकता है। इसकी शिकायत नाप तौल विभाग कार्यालय में करनी चाहिए। अगर आप ऐसे पदार्थ ले रहे हैं और उस पे ये सभी जो जानकारियां नहीं हैं, तो इसकी शिकायत अगर करना चाहती हैं तो आप नाप तौल विभाग जो कार्यालय होता है उस पे कर सकते हैं। उपभोक्ता कल्याण कोष क्या है? सन 1992 में ये पारित हुआ था। और जो उपभोक्ता कल्याण कोष है, इसमें इसकी स्थापना आप सबको पता है 1992 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना और विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना, उपभोक्ता कल्याण संरक्षण को बढ़ावा देना, उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं तथा ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उपभोक्ता शिक्षा के लिए सामग्री अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। उसके बाद आता है हमारा उपभोक्ता के महत्व पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो जो उपभोक्ता का महत्व होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उपभोग का महत्व जानने के लिए एडम स्मिथ, जो हमारे महान राइटर हैं एडम स्मिथ, उन्होंने कहा है, अगर उपभोग से कोई प्रश्न आता है तो एडम स्मिथ की एक परिभाषा आप जरूर लिखना। उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य है। क्या है? सभी प्रकार के उत्पादन का कारण भी है और उद्देश्य भी होता है। अर्थात उपभोग आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आधार है। मनुष्य के पास उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधन हैं। कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जो निःशुल्क होते हैं, उसे निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं, किंतु आवश्यकता पूर्ति हेतु मुख्य साधन धन है तथा धन की मात्रा सीमित है। आवश्यकताएं असीमित है। अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक समृद्धि की पहचान, जैसे कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र का जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग करते हैं, या उनकी समृद्धि की पहचान जितनी अधिक वस्तुओं का उपभोग होगा वह उतनी अधिक आर्थिक समृद्धि का घोतक होगा। बच्चों लाइक जरूर कर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है पेपर से पहले, और गर्मी बहुत है तो आप सब गर्मी के साथ एंजॉय करते रहें और साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें, क्योंकि पेपर आपका कल ही है। तो अगर आप सब पेपर गर्मी पर फोकस करेंगे तो गर्मी को इग्नोर करें और पढ़ाई पर फोकस करें। अगर गर्मी पर ध्यान देंगे तो आपका पेपर भी खराब हो सकता है। ठीक। तो हम मोस्ट हेडिंग बता रहे हैं, उसके बाद आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक। इतने क्वालिफाई हैं आप सब। तो जैसे किसी व्यक्ति या राष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य, रोजगार, आय स्तर उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। ये भी आपका उपभोग के महत्व के ऊपर आता है। सरकार के लिए महत्व है। सरकार के लिए महत्व, जैसे कुछ उपभोग हैं जिस पे टैक्स बढ़ाती है, इस समय टैक्स बहुत लगता है, ये सारे टैक्स सरकार को ही प्राप्त होते हैं। और व्यापारियों के लिए महत्व, व्यापारियों के लिए महत्व जैसे कि जो उपभोग प्रवृत्ति तथा जनता की पसंद के आधार पर परिवर्तन होता है। व्यापारी जो जनता की पसंद पहचान लेते हैं, वे अपने उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन कर लेते हैं, इससे उनका व्यापारियों का लाभ बढ़ता है। उपभोग का महत्व यही होता है। समाज के लिए महत्व होता है, गृहिणी के लिए महत्व होता है। गृहिणी के लिए महत्वपूर्ण कैसे है कि आप एक गृहिणी हैं, अधिकतम संतुष्टि नियम, सीमांत, उपयोगिता तथा पारिवारिक बजट के विषय में बताता है, ताकि वस्तुओं का उपभोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आप ऐसे ही देख सकते हैं अथवा करके, अगर प्रश्न ऐसे आता है और प्रश्न ऐसे आता है तो आप सबका उत्तर एक ही होगा। और आप ज़्यादा हेडेक न लें, बहुत अच्छे से पेपर दें। आप सबने तो 2 पेपर दे लिया और सबका कमेंट आता है मैम बहुत अच्छा पेपर आया है। तो पेपर के बाद आप सब ज़रूर मुझे बताएं कि मैम अपनी टीचर से आप सबका पेपर कैसा है, कैसा गया, आप सब ने कितना खोया, कितना पाया, कितना लिखा है। ठीक। आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे।
तो फर्स्ट है जैसे उपभोक्ता अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। तो आप कंज्यूमर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उपभोक्ता आप अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है और उपभोक्ता अर्थशास्त्र के अध्ययन में इसकी क्या प्रासंगिकता है और इसके विश्लेषण क्या है, उपभोक्ता से आप क्या समझती हैं, उपभोक्ता का वर्गीकरण कीजिए। और ऐसे भी आ सकता है उपभोक्ता अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, परिभाषा जरूर याद रख लेना। उपभोक्ता अर्थशास्त्र की प्रश्न आ सकता है। मैंने जो मॉडल पेपर हल कराया है, मॉडल पेपर मैंने दे रखा है, वो मॉडल पेपर आप ज़रूर देख लेना। कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप लिंक के द्वारा देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके, ठीक। और जो उपभोक्ता अर्थशास्त्र की परिभाषा है तथा उपभोक्ता आवश्यकताओं के गुणों की व्याख्या है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उपभोक्ता होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ता अर्थशास्त्र क्या है, ठीक। कोई भी व्यक्ति जो मूल्य देकर किसी वस्तु को या सेवाओं का, जो कोई वस्तु है या सेवा है इसे प्राप्त कर रहा है, उसका उपभोग करता है, तो वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, ठीक। उपभोक्ता की उपयुक्त परिभाषा सन 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, उसके उद्देश्य और उसी से हमें ज्ञात हो जाता है कि उपभोक्ता के जो अर्थ हैं उसके बारे में, ठीक। सरल शब्दों में उपभोक्ता वह है जो वस्तु का उपभोग करता है। कोई मनुष्य उपभोग क्यों करता है? मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के हेतु ही अनेक वस्तुएं क्रय कर उसका उपभोग करता है, इसीलिए उपभोक्ता कहलाता है। तो जो हमारे मार्शल हैं, मार्शल के अनुसार ये उपभोक्ता की परिभाषा आप सब याद रख लेना, पेपर में जरूर लिखना उपभोक्ता की परिभाषा। एक अगर प्रश्न शॉर्ट में आ जाता है उपभोक्ता क्या है, तब भी आप परिभाषा दे देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक। मार्शल ने कहा, जब उपभोक्ता शब्द को समझाया था, मार्शल ने जब उपभोक्ता शब्द को समझाया था तब यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह वस्तु या सेवा मूल्य देकर प्राप्त करता है। अतः सिर्फ आप राइटर का नाम रखें याद, जिससे राइटर का नाम दे करके आप उसके अंतर्गत कुछ भी लिख सकते हैं। इतना अगर एग्जामिनर नहीं देखेगा तो बहुत अच्छा नंबर देगा। सिर्फ है आप हाईलाइट करके, जैसे मार्शल का नाम लिख रहे हैं, हाईलाइट करके ऐसे कुछ लिख दें, अपने ही शब्दों में लिख दें उपभोक्ता से संबंधित, तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। तो इन्होंने कहा कि अतः आज उनकी परिभाषा अर्थहीन हो गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि कोई उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग हेतु मूल्य चुकाता है। यह मूल्य नगद या उधार भी हो सकता है। उपभोक्ता की विशेषता देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, जैसे आप भी उपभोक्ता हो सकते हो, हम भी, आप उपभोग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आप शिक्षा का उपभोग कर रहे हैं, ऐसे भी आप उपभोक्ता हैं, ठीक। और उपभोक्ता हम हेडिंग पर चर्चा करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। आप सब इतने टैलेंटेड हो, समझ कर लिख लेना, ठीक। और उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमत देता है। यदि आप कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं, विलासिता संबंधित या वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप मूल्य प्रदान करते हैं, ठीक। और आप लड़कियां अगर आप पार्लर जाती हैं तो फेशियल कराती हैं, तो एक प्रकार से आपकी सेवा भी होती है, आपकी फेस का मसाज हो रहा है, तो ये आपकी विलासिता से, सेवाओं से संबंधित है, तो इसके लिए आप मूल्य देती हैं पार्लर में, तो वही आपकी उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए आप कीमत देती हैं, ठीक। विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद उपभोक्ता के उपभोग क्षेत्र में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों सम्मिलित होती हैं। वस्तुएं भी सम्मिलित होती हैं, सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं, ठीक वही है, सेकेंड है, थर्ड में बना दिए हैं, ठीक। आप भी ऐसे विस्तार से लिखना। अगर लॉन्ग में प्रश्न आ जाता है, 15 नंबर का लॉन्ग प्रश्न आता है, आप सबका 2 ही लॉन्ग होता है, आप सबने तो पेपर दे लिया है, तो आप ऐसे ज़रूर लिखना, ठीक। क्रेता तथा उपभोक्ता में अंतर होता है। क्रेता जो होता है वो, जैसे कि यह आवश्यक नहीं है कि हर क्रेता उपभोक्ता हो, जबकि हर उपभोक्ता क्रेता होता है। उपभोक्ता को उपभोग है ये तो जो वस्तुएं क्रय करनी पड़ती है, वह आवश्यक नहीं है कि कोई क्रेता खरीद वस्तु का उपभोग करे और वह उपभोग नहीं करता है, इसलिए क्रेता तो है, उपभोक्ता नहीं है, ठीक। अंतिम उपभोग अनिवार्य होता है। और उसके बाद उपभोक्ता के प्रकार देख लेते हैं। उपभोक्ता के प्रकार, जैसे धन के आधार पर प्रकार होता है,
जो निम्न आय वर्गीय उपभोक्ता होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। हेडिंग याद रखना और इसके अंतर्गत जरूर लिख देना, ठीक। धन के आधार पर जैसे निम्न आय वर्गीय उपभोक्ता और मध्य आय वर्गीय उपभोक्ता और उच्च आय वर्गीय उपभोक्ता होते हैं। और उसके बाद आता है समय के आधार पर जैसे वर्तमान में जीने वाले उपभोक्ता होते हैं, वर्तमान उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो वर्तमान में जीने वाले अभी अपने लिए जो इनकम कर रहे हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए नहीं छोड़ते, वही हमारे वर्तमान में जीने वाले उपभोक्ता होते हैं। भविष्य को सुखद बनाने वाले उपभोक्ता भावी उपभोक्ता, जैसे कि कोई आप बचत करता है तो भविष्य के लिए बचत करता है, वही तो क्या होता है, भविष्य को सुखद बनाने वाला उपभोक्ता होता है। स्थान के आधार पर जैसे शहरी उपभोक्ता होते हैं, ग्रामीण उपभोक्ता होते हैं। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण में काफ़ी वस्तुओं द्वारा काफ़ी वस्तुएं जो होती हैं उपलब्ध होती हैं, जिसे ग्रामीण उपभोक्ता कहलाते हैं। और शहरों में उनको सभी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उन्हें मूल्य चुकाना पड़ता है, ठीक। उम्र के आधार पर जैसे बाल उपभोक्ता होते हैं, युवा उपभोक्ता होते हैं। बाल उपभोक्ता में जैसे बच्चे हैं, बच्चों को क्या वस्तुएं प्रभावित करती हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर बच्चे उन सभी का उपभोग करते हैं। युवा उपभोक्ता अपनी इच्छाओं के अनुसार उपभोग करते हैं। युवाओं को जैसे वस्त्र, नए नए वस्त्रों का चुनाव, ये अपने अकॉर्डिंग उपभोग करते हैं। और प्रौढ़ जो व्यक्ति होते हैं वो कीमत मालूम होती है, उनको श्रम की कीमत तो मालूम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत परिश्रम करने वाले होते हैं प्रौढ़ व्यक्ति। और फिर वो अपने जो वस्तुएं होती हैं वो आवश्यक वस्तुओं के पीछे ही क्या करते हैं, ऐसे उपभोक्ता वो आवश्यक वस्तुओं के पीछे ही खर्च करते हैं। वृद्ध उपभोक्ता होते हैं जो अपनी इच्छा आवश्यकता का अंतर जानते हैं तथा उपभोग सोच विचार कर करते हैं। लिंग के आधार पर जैसे लिंग के आधार पर एक पुरुष उपभोक्ता होता है, एक स्त्री उपभोक्ता होता है। जो पुरुष होता है अपने अकॉर्डिंग वस्तुओं का उपभोग करता है, स्त्री होती हैं अपने अकॉर्डिंग वस्तुओं का उपभोग करती हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, ठीक। शिक्षा के आधार पर जैसे शिक्षित उपभोक्ता होता है, अशिक्षित उपभोक्ता होता है, ठीक। शिक्षित उपभोक्ता होता है तो वो सभी वस्तुओं को जानकर और वो शिक्षित हैं तो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपभोग करता है, जो विवेकपूर्ण ढंग से, ताकि आवश्यकताएं पूर्ति में उनकी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अशिक्षित होते हैं जो जिसके कारण वो ठगे भी जाते हैं, जो अशिक्षित उपभोक्ता होते हैं बहुत ठगे जाते हैं, ठीक। उन्हें पता नहीं होता है और जो दुकानदार होते हैं उन्हें ठग भी लेते हैं। सचेतता के आधार पर जैसे जागृत सचेत उपभोक्ता होते हैं, अचेत अजागृत उपभोक्ता होते हैं। संतुष्टि के आधार पर उपभोक्ता होते हैं जैसे व्यापारिक उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता। व्यापारिक उपभोक्ता को नॉलेज होता है और जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होता है, इस प्रकार वो ठगे भी जाते हैं। अब बाजार की विशेषता देख लेते हैं। बाजार की विशेषताओं में क्या आता है, वह स्थान जिसे बाजार कहा जाता है, जैसे कि कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, यही उसकी विशेषताएं होती हैं बाजार में। जैसे कि आप बाजार एक मार्केट होता है। मैंने बाजार के बारे में इससे पहले जो यहाँ मैराथन क्लास चलाई उसमें बहुत विस्तार से पढ़ाया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक। अब विशेषता इसमें देखते हैं। वस्तु की उपलब्धता होती है, बाजार में सभी वस्तुओं की उपलब्धता होती है, ठीक। विशेषताओं में और क्रेता विक्रेता के बीच एक नियमित संबंध भी होता है। जैसे कि आप एक दुकान से वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, वहाँ से ही आप पर डे आप जो कुछ लेना होता है उसी दुकान से लेते हैं, तो यही आप क्या होता है, क्रेता और विक्रेता का संबंध होता है। प्रतियोगिता भी होती है, जहाँ क्रेता विक्रेता होंगे वहाँ प्रतियोगिता भी होगी, जो वस्तु के मूल्य को प्रभावित करेगी, क्योंकि हर विक्रेता ऊंचे मूल्य पर वस्तु बेचकर अधिक लाभ कमाना चाहता है तथा क्रेता कम दाम पर वस्तु खरीदकर अपना धन बचाना चाहता है, ठीक। वही प्रतियोगिता के अंतर्गत आता। क्षेत्र भी आता है। क्षेत्र में जैसे क्षेत्र वह स्थान जहाँ क्रेता विक्रेता तथा वस्तु हो, और इस क्षेत्र के लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे क्रेनो ने का रीजन ने अर्थात क्षेत्र क्षेत्र और क्रेड क्रॉस ने नेटवर्क जाल सूत्र शब्द का प्रयोग किया, जहाँ पर अलग बात है, यह अलग बात है कि कुछ वस्तुओं का क्षेत्र सीमित होता है तथा कुछ वस्तुओं का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय भी होता है, जो विदेशों से भी आयात निर्यात होता है, ठीक। मांग के जो निर्धारक तत्व हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रश्न यदि बन जाता है मांग के प्रकर्षण व विकर्षण के कारण बताइए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछा भी गया है, ठीक। उपभोक्ता की आय तथा संचित धन की मात्रा, हेडिंग जान लें, इसके अंतर्गत कुछ समझा भी दें, नहीं तो आप पेपर में
घंटा घोर करके चले आएंगे तो पता चलेगा कि मैम छूट गया। ठीक, तो देख लेते हैं क्या उपभोक्ता की आय तथा संचित धन की मात्रा, जैसे किसी भी उपभोक्ता की मांग उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है तथा यह क्रय शक्ति उसकी आय तथा उसके पास संचित धन एवं संपत्ति पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति के पास आय अधिक हो तो वह अधिक वस्तुओं की मांग करेगा। इन वस्तुओं में वह भी विशेष रूप से आराम तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग करेगा। आय तथा मांग के संबंध का स्पष्टीकरण आय मांग के संबंध में किया गया है। रुचि, फैशन तथा रीति रिवाज, जैसे उपभोक्ता की रुचि, प्रचलित फैशन तथा समाज की रीति रिवाज आते हैं और रीति रिवाज का प्रभाव भी बहुत पड़ता है मांग के ऊपर। यदि किसी स्थान पर व्यक्तियों की रुचि ही ऐसी हो कि चाय पीना अधिक पसंद करते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी तरह यदि कोई चीज़ फैशन में आ गई तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। जैसे इस समय क्या फैशन में चल रहा है? बनारसी साड़ी। जी हाँ, कमेंट में बताएं फैशन में क्या चल रहा है, वस्त्रों में आप सब क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सूट में क्या चल रहा है, कमेंट में बताएं। सेकेंड ईयर में आप सबका फर्स्ट पेपर यही होगा, डिजाइन टेक्सटाइल ही होगा, वस्त्र विज्ञान। ठीक, कुछ वस्तुओं की मांग रीति रिवाज द्वारा प्रभावित होती है। जैसे राजस्थान में विशिष्ट प्रकार की लाल साड़ी पहनना, रीति रिवाज दुर्गा पूजा में बंगालियों में और ईद पर मुसलमानों में तथा होली पर हिंदुओं में नए कपड़े पहनना, ये सब क्या रिवाज के अंतर्गत ही आते हैं, ये मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक, अगर प्रश्न बनता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी इन हेडिंगों का प्रयोग कर सकते हैं। आय तथा धन का असमान वितरण भी प्रभावित करता है। बाजार में उपभोक्ता की संख्या भी प्रभावित करती है। भविष्य में जो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशा होती है ये भी होता है। जनसंख्या बहुत ही मायने रखता है, मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तथा उसकी संरचना की विशेषता के द्वारा भी मांग बहुत प्रभावित होता है। जनसंख्या बढ़ने से अनेक वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, खाद्यान्नों की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या की जहाँ तक संरचना का प्रश्न उठता है तो यदि कुल जनसंख्या में से अधिक भाग नवजात बच्चों में हो तो दूध की मांग बहुत बढ़ जाती है। ठीक, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं में की कीमत, ये सब मांग को प्रभावित करते हैं। जलवायु भी मांग को प्रभावित करता है। व्यापार की दशा भी मांग को प्रभावित करता है। बचत तथा उपभोग को, जो उपभोग की प्रवृत्तियां हैं ये भी प्रभावित करती हैं मांग को बहुत ज़्यादा, और औद्योगिक विकास भी प्रभावित करता है। उसके बाद आपका प्रश्न बनता है, मैंने वही पढ़ाया, ऐसे भी आ सकता है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी जाने मैंने। ये प्रश्न है, निर्धारक तत्व हैं और जो मांग के प्रकर्षण और विकर्षण हैं इसके कारण बताइए। तो ये आप प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक, इन सभी हेडिंग को याद रखना। इसके बाद मांग तथा लोच में, जो मांग है और लोच है उसे प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, जो मांग और लोच है, जो कोई भी वस्तु है उसकी मांग की लोच को निर्धारित अथवा प्रभावित करने वाले तत्वों की एक लंबी सूची होती है, जिसमें कुछ तो आर्थिक हैं तथा कुछ अनार्थिक होते हैं। इसका अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों में किया जा सकता है, जैसे कि वस्तु की प्रकृति के रूप में, वस्तु के विभिन्न उपयोग के रूप में, वस्तु के उपयोग का स्थगित किया जाना, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, उपभोक्ता की आय के अनुसार भी क्या होता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि वस्तु पर व्यय किया जाने वाला आय का भाग। जो वस्तु पर व्यय किए जाने वाला आय का भाग है ये भी आपके मांग और लोच को बहुत ही प्रभावित करता है। उसके बाद समाज में आय का वितरण, जो समाज है उसमें आय का वितरण भी बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद आता है वस्तु के प्रयोग के संबंध में जो आदतें होती हैं तथा रीति रिवाज होते हैं ये भी मांग के लोच को प्रभावित करते हैं। जिनको मांग के लोच के बारे में डिटेल में नहीं पता है, हम कह नहीं सकते, जरूर ये प्रश्न भी आ सकता है आपके पेपर में, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देख लें। मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में समझाया है होता क्या है मांग की लोच, ये सब मैंने बहुत विस्तार में पढ़ाया है, तो वह वीडियो आप सब देख सकते हैं। ठीक, और समय का प्रभाव भी पड़ता है। संयुक्त मांग की वस्तुएं होती हैं, मूल्य स्तर है
वस्तु के उपभोक्ता का वर्ग है बच्चों। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।